नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका, इनफर्टिलिटी एंड गायनी स्पेशलिस्ट फ्रॉम मिडास क्लिनिक। आज मैं बात करूंगी गर्भाशय की एक आम बीमारी एडिनोमायोसिस के बारे में। आज हम समझेंगे कि एडिनोमायोसिस के कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं, निसंतानता का यह किस तरह से कारण बनता है और इसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम एक गर्भाशय की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें अब समझना होगा कि मोटे तौर पे गर्भाशय कैसा होता है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो गर्भाशय के दो लेयर्स हैं, इनर एंडोमेट्रियम एंड आउटर मायोमेट्रियम। एडिनोमायोसिस बीमारी में अंदर के ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, इसके छोटे छोटे आइलैंड मायोमेट्रियम के अंदर बन जाते हैं। एक तरह से बताएं तो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की लेयर्स आपस में उलझ जाती है और महिलाओं के पास अब दो तरह के एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, एक नॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल और दूसरा एबनॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल। अब ये एबनॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल्स ही महिलाओं की सारी तकलीफ का कारण बनते हैं। नॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल्स में हर महीने मासिक धर्म के समय ब्लीडिंग होती है, जो कि शरीर के बाहर निकल जाती है। मगर एबनॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियल सेल्स में जो ब्लीडिंग होती है वो अंदर ही कलेक्ट होती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। धीरे धीरे इसके कारण बच्चेदानी का साइज बढ़ता चला जाता है, उसका वजन बढ़ता चला जाता है और इसी से पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। साइज और वजन बढ़ने के कारण नीचे का भारीपन, नीचे का दर्द, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सीवियर पेन। ये पेन कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि मरीज इसको अपने लेबर पेन से कंपेयर करता है और हमें उन्हें भर्ती करके इंजेक्टेबल पेन किलर देने की भी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि साइज बढ़ता जा रहा है तो मासिक धर्म के समय होने वाली ब्लीडिंग की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है, जिसको कि हम मेनोराजिया बोलते हैं। और गर्भाशय अब एक पेनफुल स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है, इसलिए मरीज संबंध बनाते वक्त दर्द की तकलीफ बताता है, जिसे हम डिस्पेरोनिया बोलते हैं। और गर्भाशय पेशाब की थैली के बिल्कुल करीब होता है, तो जिस तरह से इसका वजन बढ़ता है तो उस वजन के कारण मरीज बार बार पेशाब लगने की तकलीफ बताता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। अब हम समझेंगे कि एडिनोमायोसिस किस तरह से निसंतानता का कारण बनता है। सबसे पहले हम फर्टिलिटी को सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो फर्टिलिटी में ये 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अंडाशय से एक अंडे का निकलना, ट्यूब तक पहुंचना, संभोग के बाद स्पर्म्स का ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होना और ट्यूब में अंडों तक पहुंचना, भ्रूण का बनना और वापस आके गर्भाशय में चिपकना, दैट इज इम्प्लांटेशन। तो एडिनोमायोसिस के मरीजों में इन तीनों स्टेप्स पे प्रॉब्लम आती है। 50% एडिनोमायोसिस के मरीजों को साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस होता है, दैट इज एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल्स, जो कि अंडाशय में या पेल्विक पेरिटोनियल कैविटी में होते हैं, जिसके कारण अंडा निकलने में तकलीफ होती है, अंडे की क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो इट इज हैम्परिंग द फर्स्ट स्टेप। देन द सेकेंड स्टेप, दैट इज स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म मोटिलिटी के लिए सिर्फ स्पर्म की अपनी मोटिलिटी जरूरी नहीं है, साथ साथ गर्भाशय की मायोमेट्रियल वॉल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी उसे ऊपर की ओर लेके जाती है। और जैसा कि हमने बताया कि मायोमेट्रियल वॉल अब मोटी हो चुकी है, एबनॉर्मल हो चुकी है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस भी एबनॉर्मल होंगे और स्पर्म को ऊपर की ओर जाने में दिक्कत होगी। सो इट इज हैम्परिंग द सेकेंड स्टेज टू। थर्ड स्टेज, भ्रूण का एंडोमेट्रियम में आके चिपकना। एंडोमेट्रियोसिस के मरीजों में और एडिनोमायोसिस के मरीजों में एंडोमेट्रियल सेल्स भी एबनॉर्मल होते हैं और भ्रूण सही तरह से उस पर चिपक नहीं पाता, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाए तो कई बारी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम के कारण प्रेगनेंसी के लॉस हो जाते हैं, दैट इज एबॉर्शन। अब हमने एडिनोमायोसिस के मरीज की सारी समस्या समझ ली है, अब हम उनके उपचार की ओर आगे बढ़ेंगे। उपचार में पहला कदम सिंपल दवाइयों का होगा। सबसे पहला सिम्टम पेन है तो हम पेन किलर्स देंगे
और फिर बीमारी की जो कारण है उसको ठीक करने के लिए कुछ हार्मोन्स यूज करते हैं, जैसे सिंपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, डायनोगेस्ट, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि अंदर से ही अंदर हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है मिरेना इंसर्शन। एंड जब इनसे हमारी बात नहीं बनती तो वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस हम दो तरह के कर सकते हैं, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन एंड सर्जिकल इंटरवेंशन। नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन इज अ गुड ऑप्शन। एंड सर्जिकल इंटरवेंशन हम दो तरह के कर सकते हैं फिर से, एक जिसमें हम एक साल्वेजेबल यूट्रस बचा लेते हैं, दैट इज एडिनोमायोमेक्टमी, मतलब जो बीमारी वाले सेल्स थे मायोमेट्रियम के अंदर बस उसको हटा दिया और अपनी बच्चेदानी बचा ली ताकि आगे संतान प्राप्ति हो सके। और अंतिम स्टेप है हिस्टेक्टमी का। अगर महिला की उम्र 40-45 है और फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो दर्द या बाकी सिम्टम से बहुत परेशान है, तो वी कैन टेक डिसीजन ऑफ डूइंग अ हिस्टेक्टमी। मोस्टली ये सारी सर्जरीज दूरबीन द्वारा हो जाती हैं, तो मरीज को कुछ खास हॉस्पिटल स्टे या बड़ा टाका इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। जब हम इलाज की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो पॉइंट होता है वो ये देखना कि क्या मरीज संतान प्राप्ति चाहता है। और जब मरीज संतान प्राप्ति के लिए ये कोशिश कर रहा है तो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मिरेना इंसर्शन या हिस्टेक्टमी। ये तीनों इलाज उनके लिए संभव नहीं है।